हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं आरबीएसई बोर्ड की क्लास 10th स्टैंडर्ड की बुक यहाँ पर, और चैप्टर नंबर 9 उसका आज हम स्टडी करेंगे लाइट। कोई वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई देती है वह उस रंग को परावर्तित कर देती है। तो जिस भी रंग की अगर कोई चीज़ हमें दिखाई देती है, इसका मतलब है उसने उस रंग को परावर्तित किया है। तो चीज़ों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश का परावर्तन है। सभी रंगों को अवशोषित करने वाली वस्तु काली दिखाई देती है, यानी काली जो अगर कोई वस्तु है तो वो सभी प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेती है। यदि कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है तो वो प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। यदि कोई वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाए तो वो वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। प्रकाश का जो कण स्वरूप है वो प्रकाश की प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाता है। प्रकाश का जो तरंग स्वरूप है वो अध्यारोपण और विवर्तन को दर्शाता है। डी ब्रोगली का जो द्वैत सिद्धांत है वो इस आधार पर है कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। कण तरंग द्वैतवाद ये कहता है कि प्रकाश जो है वो तरंग पैकेट के रूप में होता है। प्रकाश से वस्तु की छाया का बनना प्रकाश का सरल पथ पर गमन दर्शाता है, यानी प्रकाश के पथ में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसके पीछे उसकी छाया का निर्माण होता है। प्रकाश से वस्तु की छाया बनना प्रकाश का सरल पथ गमन कहलाता है। सरल रेखीय पथ से अपवर्तन परावर्तन का अध्ययन किया जाता है। नियमित परावर्तन हमेशा समतल सतह से होगा और प्रत्येक किरण में बराबर जितना आपतित कोण होगा उतना ही परावर्तित कोण होगा। विसरित परावर्तन जो है वो खुरदरे पृष्ठ पर दिखाई देता है, जहाँ पर आपतन की किरणें एक दिशा में वापस परावर्तित नहीं होती है। आकाश का नीला दिखाई देना, वायुमंडल के अणुओं से सूर्य प्रकाश का नीला कण रंग जो है वो प्रकीर्णित हो जाता है। तो आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है? यह सूर्य प्रकाश का जो नीला रंग होता है उसे प्रकीर्णित कर देता है, यानी स्कैटरिंग इसका रीज़न है। स्कैटरिंग की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। कांच पर चांदी या एल्यूमिनियम की परावर्तक परत लगाकर दर्पण की तरह इसका उपयोग किया जाता है। तो दर्पण के पीछे की तरफ जो आपका मिरर होता है उसके बैक साइड में जो सिल्वर की परत होती है उसमें चांदी या एल्यूमिनियम की परावर्तक परत वहाँ पर लगाई जाती है जो चमकीली होती है। उस वजह से हमें कांच में हमारा अक्ष दिखाई देता है। परावर्तन के नियम दो मुख्य है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों ही क्या एक ही तल में होंगे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आप खड़े हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। यदि दर्पण के सामने अगर आप 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो आपके प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 4 मीटर। दर्पण के आगे 2 मीटर और दर्पण के अंदर भी 2 मीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार का होगा सदैव। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। पार्श्व परावर्तन यानी दायां भाग बायां दिखाई देना और बायां भाग दायां दिखाई देना कांच में, दर्पण में, ये पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई हो। तो ये समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण में हमेशा दिशा का ज्ञान ग्राफ के अनुसार लिया जाता है। यदि आप इसे एक्स अक्ष माने, इसे वाई अक्ष माने, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिएगा चिन्ह लिया जाएगा दूरी के साथ, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लिया जाएगा दूरी के साथ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चिन्ह लिया जाएगा दूरी के साथ और नीचे की तरफ यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आप दूरी के साथ में लेंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण को अभिसारी कहा है जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा है। गाड़ी की हेडलाइट व टेलीस्कोप में परवलयिक दर्पण उपयोग में लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। अवतल दर्पण बिंब दूरी जो है ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होगी और इमेज के लिए भी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर लिया जाएगा। यानी अवतल दर्पण का अगर आपको सवाल दिया जाता है
तो इमेज के लिए भी आपको दूरी कितनी लेनी है, जो भी आपको डिस्टेंस दी है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उसे नेगेटिव चिन्ह के साथ में आपको लेना है। एफ भी आपको नेगेटिव के साथ में लेना है, यानी फोकस दूरी जितनी भी आपको दी है उसके साथ में ऋणात्मक चिन्ह आएगा। और जो बिंब आपकी बनेगी और प्रतिबिंब आपका बनेगा उसके लिए भी आपको नेगेटिव चिन्ह साथ में लेना है। उत्तल दर्पण में जो बिंब है वो हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि उत्तल दर्पण में बिंब हमेशा यहाँ रखा जाता है। फोकस दूरी व त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वहाँ इस दिशा में बनता है और यहाँ पर ही पॉजिटिव लिया जाएगा। इमेज जो वस्तु है वो इस डायरेक्शन में रखी जाती है, इसलिए उसके साथ में ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। एल प्रतिबिंब सदैव सीधा व लंबाई धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। यहाँ पर नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा और लंबाई जो होगी उसकी हमेशा धनात्मक होगी। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होगा और लंबाई हमेशा धनात्मक होगी। छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो ये फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है, R = 2F होता है। इसे कई बार ये भी पूछा जाता है F = R/2 होता है। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी से दुगनी होती है, यानी R जो वक्रता त्रिज्या है और F यहाँ पर फोकस दूरी है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की हम अब कुछ विशेष स्थितियाँ यहाँ पर देखेंगे। यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो यहाँ F पर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और अत्यधिक छोटा होगा, यानी बिंदुनुमा होगा। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए, वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर रखा जाता है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस F वो वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ कहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु को C पर रखा जाता है, यदि वस्तु को C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वापस कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा, मगर वास्तविक और उल्टा समान आकार का बनेगा। वस्तु यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। C व F की स्थिति में यहाँ पर F है, ये C है। C व F के बीच में यदि वस्तु को यहाँ रखा जाता है तो C से दूर यहाँ पर प्रतिबिंब जो है इससे पीछे बनेगा, C से दूर बनेगा यहीं कहीं, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। इस कंडीशन में आप जो प्रतिबिंब है आपका बड़ा होगा। फोकस F पर अगर वस्तु को रखा जाता है, ये आपका दर्पण है, यदि F पर, ये C है, F पर यदि वस्तु को रखा जाता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो C से भी पीछे कहीं अनंत पर बनेगा। वास्तविक उल्टा तो बनेगा मगर बहुत बड़ा बनेगा। अंतिम स्थिति आती है जो इसकी एक एक्सेप्शनल स्थिति है, जो विशेष स्थिति जिसे हम कहते हैं कि यदि वस्तु को, ये C है, ये F पॉइंट है, वस्तु को F और ध्रुव के बीच में, इन दोनों के बीच में यदि वस्तु को रखा जाता है तब प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पर आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। तो ये स्थिति जो है वो अवतल दर्पण की एक अलग स्थिति है। इसके लिए कुछ स्पेशल नोट है यहाँ पर। अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात F से गुजरेगी। अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा F से गुजरेगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अक्ष के समानांतर गुजरेगी। यदि कोई किरण फोकस से गुजरती है, यहाँ पर फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात समानांतर गुजरेगी। वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। तो यहाँ पर C से गुजरने वाली अगर कोई किरण है तो वो परावर्तन के पश्चात पुनः C से ही गुजरेगी। अवतल दर्पण की सहायता से उपग्रहों से प्राप्त संकेत रिसीवर तक पहुंचाए जाते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। शेविंग दर्पण में गाड़ियों की हेडलाइट में दंत विशेषज्ञों के लिए इन सब में अवतल दर्पण का ही उपयोग यहाँ पर होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण।
यहाँ पर सिर्फ दो स्थितियाँ हैं कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए दर्पण में, तो दर्पण के पीछे फोकस पर यहाँ पर आभासी और सीधा एक प्रतिबिंब बनेगा और बिल्कुल छोटा होगा बिंदुवत। दूसरी स्थिति इसमें आती है कि यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है, तो दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच में यहाँ पर यदि वस्तु को रखा गया है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो F और ध्रुव के बीच में इस स्थिति में कहीं बनेगा, आभासी सीधा होगा और छोटा होगा। तो ये दो स्थितियां हमें उत्तल दर्पण के लिए पढ़नी है। वाहनों के जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। साइड मिरर के तौर पे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ATM मशीन में पीछे का दृश्य देखने हेतु भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। दर्पण सूत्र एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर हमें आकार उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, उसका प्रतिबिंब, वो आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। उसका फॉर्मूला होता है m = h⁻h, जहाँ पर h' जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है वो बिंब की ऊंचाई है। इसे हम v/u से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो बिंब की दूरी है। m अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की जो वास्तविक दूरी है वो बिंब की दूरी से ज़्यादा है और प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक उल्टा और आवर्धित बना है। यदि प्रतिबिंब और बिंब की दूरी दोनों के ध्रुव से समान है तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और बिंब के समान बनेगा। यदि प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी से कम है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। यदि प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी से अधिक है और m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा m जो है धनात्मक आएगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा और छोटा होगा। अब अपवर्तन की हम बात करें, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ से प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से प्रकाश की दिशा में परिवर्तन अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण यदि पृष्ठ के अभिलंबित हो तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, ये एक दूसरा फैक्ट है। इसके बाद है प्रकाश का वेग। यह हमें पता है कि प्रकाश का वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। माध्यम में परिवर्तन होने पर प्रकाश का वेग जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यदि माध्यम चेंज होता है, यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण आती है तो प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है, उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। विरल से सघन आने में, यानी वायु से अगर कांच में आती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगा। यदि यहाँ हवा है, यहाँ से आती है किरण, तो यह अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी इस ओर मुड़ जाएगा। यदि सघन से विरल आती है, यानी ऊपर की तरफ क्या है, सघन माध्यम है, और नीचे की तरफ अगर विरल माध्यम है, ऊपर की तरफ अगर सघन माध्यम है और नीचे की तरफ अगर विरल माध्यम है यानी हल्का माध्यम है, तो प्रकाश की किरण जो है वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये दोनों विशेष स्थितियां हैं। पानी में थोड़ी डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। पानी के ग्लास में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्योदय के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना भी अपवर्तन का ही कारण है। स्नेल का नियम एक इम्पॉर्टेंट नियम है। स्नेल क्या है, sin I/sin r, ये एक कांस्टेंट होता है जिसे अपवर्तनांक कहा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। sin I/sin r को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रकाश का हवा में वेग बटा प्रकाश का पानी में वेग, जहाँ से हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में हवा में प्रकाश का वेग। तो इसे हम v एयर/v वाटर से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो है आपका μWa, ये माध्यम का अपवर्तनांक है।
इससे माध्यम की प्रकृति, घनत्व एवं प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो माध्यम की प्रकृति, माध्यम के घनत्व और प्रकाश के रंग पर निर्भर करेगा माध्यम का अपवर्तनांक। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब अपवर्तन कोण जो है उसका मान 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी प्रकाश की किरण का परावर्तन जिस माध्यम में वो आई है उसी माध्यम में उसका परावर्तन हो जाए तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम कहते हैं। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके द्वारा संचार में इसी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण जो है उससे स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। यह प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। विबग्योर के नाम से जिसे हम जानते हैं, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इनका सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में हमें इसे याद करना है। लाल रंग का वेग जो है वो बैंगनी रंग से अधिक होता है, अतः लाल रंग कम विक्षेपित होता है और बैंगनी रंग अधिक विक्षेपित होता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी हेडलाइट्स होती है उनमें लाल रंग का, लेज़र लाइट में भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। ये डायरेक्ट याद रखने वाली वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस से अपवर्तन। गोलीय लेंस अवतल और उत्तल 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा उभयोत्तल होता है जिसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होती है उभयोत्तल की। इसमें दोनों जो सरफेस हैं इसके वो उत्तल के होते हैं। समोत्तल में एक सरफेस आपका समतल होता है और दूसरा सरफेस उत्तल होता है। अवतोत्तल में दोनों ही सरफेस में एक सरफेस अवतल होता है और दूसरी सरफेस उत्तल होती है। यहाँ पर याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि उभयोत्तल जो है उसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होती है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अभी हम लेंस की बात कर रहे हैं, पहले हमने किसकी बात की थी? दर्पण की बात की थी। दर्पण और लेंस की जो स्थितियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। एक तरीके से अगर आप याद रखना चाहें तो जो आपकी क्वालिटी है अवतल लेंस की वो आपको उत्तल दर्पण में मिलेगी और जो क्वालिटी आपकी उत्तल लेंस की है वो आपको अवतल दर्पण में मिलेगी। ये स्थितियाँ वैसी है बिल्कुल जैसी हमने किस में देखी थी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में जो स्थितियाँ थी वही स्थितियाँ अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण में आपको देखने को मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो बिल्कुल अवतल दर्पण में जो हमने स्थितियाँ पढ़ी थी, अवतल दर्पण की स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण जिस तरीके से हमने किया था बिल्कुल वैसी ही है। लेंस का सूत्र दर्पण के सूत्र जैसा ही होता है, बस इसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। लेंस का फॉर्मूला आपका है 1/f = 1/v - 1/u यहाँ पर है। आवर्धनता में कोई चेंज नहीं है लेंस में। प्रतिबिंब का आकार बटे हुए बिंब का आकार, वही प्रतिबिंब की दूरी बटे हुए बिंब की दूरी आपकी आवर्धनता निकालती है। लेंस की क्षमता एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर आता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। इसका मान 1/f से निकाला जाता है, जहाँ पर f जो है वो फोकस दूरी है उस लेंस की। P आपकी उस लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता को डायप्टर में नापा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता सदैव और सदैव धनात्मक होगी, अवतल लेंस की क्षमता सदैव और सदैव ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस के लिए हम अक्सर कहते हैं कि जब पास की चीज़ हमको दिखाई नहीं देती तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और पॉजिटिव का हमारे यहाँ चश्मा लगता है, जबकि अवतल लेंस में नेगेटिव वाला चश्मा हमारे लगता है। लेंसों की संयोजन क्षमता में क्या होगा कि यदि हम कई लेंसों को एक साथ जोड़ें
तो उन सब की जो पावर है वो एक साथ सिंपल फॉर्मूला P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन से जुड़ जाती है। नेक्स्ट है आपका नेत्र। नेत्र में पुतली का आकार अंधेरे में फैल जाता है और प्रकाश में सिकुड़ जाता है। पुतली फैलती है आपकी जब आप अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं या प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं, तो अंधेरे में पुतली का आकार फैल जाता है और प्रकाश में उसका आकार सिकुड़ जाता है। लेंस उत्तल जो है वो प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। तो हमारे नेत्र में जो है वो लेंस उत्तल होता है। इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। जो भी चीज़ आप देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे उल्टा बनता है उस लेंस में और वास्तविक बनता है। सामान्य व्यक्ति के लिए निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दृष्टिपरास भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? दृष्टिपरास भी इसे ही कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि निकट बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु हमारा अनंत है। कई बार जनरल साइंस में ये एग्जाम में पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष और मायोपिया दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। निकट दृष्टि दोष और मायोपिया। इसमें क्या होता है? मायोपिया में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, यानी साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसे याद रखने का तरीका है कि जब हमें निकट दृष्टि दोष पूछे तो दूर का जस्ट उल्टा होता है। निकट में हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी और दूर दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, माई से मायोपिया निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया यहाँ कहा गया है। हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के लिए का जो रीज़न है वो लेंस की वक्रता का बढ़ना है और जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर रेटिना पे जो आँख में रेटिना होता है, जैसे ये आपकी आँख है, यहाँ पर रेटिना होता है, तो प्रतिबिंब यहाँ न बनकर इससे पहले बन जाता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा है और इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्योंकि यहाँ पर पहले प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए इसके निराकरण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट में रेटिना से इधर पहले बन गया और अवतल लेंस यहाँ पर उपयोग किया गया है। दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, अवतल लेंस उपयोग किया गया है। दूर दृष्टि दोष में यहाँ पर पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, और प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे यानी बाद में यहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब जो है वो अगर इसे रेटिना माने तो प्रतिबिंब हमारा इससे दूर बनता है, यानी बाद में बनता है, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहा है। और इसके निराकरण के लिए हमें उत्तल लेंस काम में लेना होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया आपको नाम पता होना चाहिए, मायोपिया अवतल लेंस के साथ, हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस के साथ। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन उठता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट आपका बनता है। नेक्स्ट है आपका जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। ये आयु के बढ़ने के साथ मांसपेशियों में इसका लचीलापन कम हो जाने के कारण प्रेस बायोपिया की शिकायत होती है, जिसे जरा दृष्टि दोष यानी आयु के कारण होने वाला दृष्टि दोष कहा है। इसमें आपके काम आता है बाईफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस इसमें काम आता है, जिसमें इसका ऊपरी भाग जो है वो अवतल होता है, यानी जो चश्मा बनाया जाता है आपका वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो ऊपरी भाग है इसमें अवतल लेंस होता है और नीचे की तरफ छोटा सा यहाँ स्क्रैच करके उत्तल लेंस यहाँ पर बना दिया जाता है। तो ऊपर की तरफ अवतल लेंस होता है और नीचे की तरफ उत्तल लेंस होता है। दृष्टि वैषम्य दोष यानी जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहा गया है, इसे अबिंदुकता दोष भी कहा है। कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये होता है। कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये उपयोग होता है। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट न होना इसका एक कारण है। ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाओं में इसमें अंतर दिखाई नहीं देता। एस्टिग्मेटिज्म में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आड़ी और टेढ़ी रेखाएं जो होती है इसमें आदमी को डिफरेंस पता नहीं चलता और इसके लिए इसे सिलेंड्रिकल लेंस का यहाँ पर उपयोग होता है।
तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये था कि किसी भी इंसान को, कोई व्यक्ति है जिससे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह किस दृष्टि दोष से ग्रसित है? तो वह एस्टिग्मेटिज्म यानी दृष्टि वैषम्य दोष से ग्रसित है। और उसमें हिंदी का पेपर था, और जबकि ऑप्शन में यहाँ इंग्लिश में दिया गया था। तो आपको दोनों बाइलिंगुअल इसका पता होना चाहिए। मोतियाबिंद, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आयु बढ़ने से जो पारदर्शिता और लचीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसे ऑपरेशन के थ्रू ठीक किया जाता है। और आँख में इंट्रा ऑक्यूलर लेंस यहाँ पर आप उपयोग ले सकते हैं। आँख में इंट्रा ऑक्यूलर लेंस यहाँ पर उपयोग ले सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 था आपका। और ये जो हमने पढ़ा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर लास्ट में फैक्ट थे जो बहुत ही उपयोगी हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 स्टडी करेंगे। धन्यवाद।